Good afternoon, student. हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हबीबा, बेटा मुझे जरा थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, मुझे पता लगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Habiba, Asma, beta, please respond if you can hear me.
हेलो हेलो बेटा, जवाब दे दो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, प्लीज प्लीज बैठे, ठीक है नहीं मैं भी ले रही। हेलो आसमा, हबीबा, बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करो अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो। हेलो हेलो, जी मैम, ओके थैंक यू। बड़ी देर के बाद आपने जवाब दिया, इसलिए मेरे ख्याल से ऑन करके गायब हो गए हो। बेटा कॉल आ जाए, सारों को बुलाओ ताकि मैं क्लास शुरू करूं। ये देखें, मैं जाके अपने लिए जूती लेकर आई और खुद से मेरे खड़ा पकड़ के चले गए ना, तो मैं जाके लेकर आई। नाइस शूज, 2000 ओनली, बस बहुत अच्छे हैं। मेरे पहन के देखो, अगर आप पहन के अच्छे नहीं, सच्ची बात है। अभी बॉटम है ना, मेरे पास अभी है वो वाले, मैंने पावर वालों के लिए थे। मैं बहुत मजबूर हो गया, मैंने 6000 के लिए मैडम। क्या इतने महंगे नहीं रहने चाहिए? श्योर, हाँ ना, तो वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी होगी। गरम है मगर मैं कुछ सस्ते बंदा नहीं, मैं गायब नहीं हुई। मैंने कब गायब हो गई हो तो कहती है नहीं मैं गायब नहीं हुई। असमा बेटा बाकियों को बुलाओ ना, मैं मैसेज करो उनको ग्रुप में, उनको बोलो आ जाओ सारी क्लास। देखो मैं पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आपके लिए टॉपिक्स निकाल रही हूँ। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया। जी मैं 2 दफा जा चुकी थी कहने का। हाँ वो क्लास लेके गई अभी इसी से। हाँ वो माइक सामने रख के तो बोलती रही। कोशिश करूँगा ऐसा बोलूँ मैं, कोई बात नहीं। रोनाल्ड कल 3 हो गए सिर्फ, मैं शुरू कर रही हूँ, मैंने वेट करूँगी ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों का ये बहुत कुछ अभी कंप्लीट हो गया है, रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों की, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आप लोग प्लीज़ अटेंटिव होके आते रहो। टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। प्रीवियसली हम लोगों ने कार्डियक डिजीज, हार्ट फेलियर पढ़ा, रूमेटिक हार्ट डिजीज देखा, ठीक है। आज हम देखेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम इज कॉल्ड, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो गई है उसमें एंडोकार्डियम में तो इन्फेक्टिव हो गया, राइट। सो यूजली अफेक्ट्स द पेशेंट विद अंडरलाइंग डिजीज। अब अंडरलाइंग डिजीज में एक्यूट है और सब एक्यूट है, ठीक है। एक्यूट में आपके पास आ जाता है स्टेफ्लोकोकस ऑरियसिस और सब एक्यूट में स्टेप्टोकोकस वेरिडेस। These are the माइक्रो जो एजेंट्स हैं जो कि आपके एंडोकार्डियम को इन्फ्लेम कर देते हैं,
राइट। सो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर वो पूछ लेते हैं आपसे कि इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किस वजह से एंडोकार्डाइटिस होता है। तो यू शुड बी नोइंग कि एक्यूट और सब एक्यूट है। एक्यूट में स्टेफिलोकोकस ऑरियसिस है और सब एक्यूट में स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेन है। ठीक है, दीज आर द एजेंट्स व्हिच कॉज इन्फ्लेमेशन। यहाँ तक याद हो गया? चलो आगे चलते हैं। पैथोमेन बैक्टीरिया एंटर बॉडी एंड सेटल इन माइट्रल वेल्व। देखो जरा उनकी जगह कौन सी है? माइट्रल वेल्व में जाके ये बैक्टीरिया अंदर दाखिल होते हैं और वहां जाके बैठ जाते हैं। नॉर्मली जो वेल्व है क्लोजर जो है वो प्रिवेंट करता है किस चीज के लिए? रिकर्स करने के लिए और हार्ट मर्मर्स के लिए। ठीक है, इसलिए वो बंद हो जाते हैं। तो अगर बंद ना हो तो रिगर्जिटेशन हो जाएगी, और अगर हार्ट साउंड सुनोगे तो उसमें आपको मरमर मिलेंगे। राइट। सो द ऑनसेट कैन बी सडन या ग्रेजुअल। ठीक, इसके जो ऑनसेट है वो या तो एकदम हो जाते हैं या फिर ग्रेजुअली इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होती है। जगह कौन सी है? माइट्रल वेल्व। ठीक है। अब आपके पास पेशेंट जब आता है तो उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या मिलेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो दिल में हो तो चाहे जिगर में हो तो चाहे सर में हो चाहे टांगों में हो, जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन है उसकी फर्स्ट साइन है एलिवेटेड टेम्परेचर। राइट, टेम्परेचर होगा। अब इसके बाद उसको ऐसे लगेगा जैसे उसको फ्लू हो रहा है। एक्चुअली वो फ्लू नहीं हो रहा होता, वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा होता है, उसकी वजह से उसको फ्लू लाइक फीवर होता है। कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे बुखार हो रहा है, जैसे जब फ्लू हो जाए तो ऐसे लगता है ना, जैसे बुखार हो रहा है, थकावट हो रही है, सारा जिस्म दुख रहा है, सो फोर्थ। तो इसी तरीके से उसकी मैनिफेस्टेशन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद एलिवेटेड टेम्परेचर एंड फ्लू लाइक। ठीक है, इसको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हाँ लाइटली नहीं लेना चाहिए। टेक इट सीरियसली कि जरूर कोई और वजह भी हो सकती है। फिर उसमें उसके पास खांसी आ रही है। ठीक है, फ्लू लाइक इतने उसको महसूस हो रहा है और साथ साथ उसको अब खांसी भी आ रही है। खांसी के साथ साथ क्या है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है। खांसते खांसते एकदम आउट ऑफ ब्रेथ हो गया, तो दूसरा सांस ही नहीं आ रहा। राइट, ऐसी मुश्किल लगती है। देन देर इज जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के साथ साथ आप उसकी पैथोलॉजी वो देखोगे कि उसके ऐसे जिस्म पे जैसे नील पड़ रहे हो। ठीक है, स्प्लिंटर हैमरेज की वजह से उसको क्या होगा, जैसे नील पड़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो इट कैन कॉज हार्ट फेलियर एंड इट कैन कॉज स्ट्रोक। ठीक है, सो जब आपको ये स्प्लिंटर हेमरेजेस नजर आ रहे हो, पैचेस नजर आ रहे हो और फ्लू लाइक, ऑलवेज टेक एन इमीडिएट एक्शन। ठीक है, एकदम इमीडिएट एक्शन लो और देखो कि भी क्या वजह बन रही है इसमें। अभी तक मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट आए हैं। 5वां बच्चा कौन सा? आसमा खान, हबीबा, रोनाल्ड। जूलियस आया, सिद्धार्थ जमील। और जूलियस आप ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं लगता, आप यहाँ पर अभी सुबह सुबह प्रेजेंट करके फिर गायब हो जाओगे।
ठीक है, मुझे इसका भी पता है। आप लोग सिर्फ हाजिर लगाने आते हैं, बाकी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों को सबके लिए, वो बेटा इट्स अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस है मेरी आप लोगों के साथ। सो डोंट पुट मी डाउन। मैं आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को स्कोर गुड नंबर्स। ओके, सो ये हमने देखा, ठीक है। सो एलिवे जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसकी आपको पता होना चाहिए। अगर उसको फ्लू लाइक फीलिंग्स है कि उसको फ्लू हो गया है, जिसमें खांसी भी आ रही है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी, तो जो आपके जॉइंट पेन, पैथेजिया और स्प्लिंटर हेमरेज है, ये these three जो दे आर द बिग साइन जो कि आपको लीड करेंगे कि कहीं कोई आपको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ओके, कोलैबोरेटिव केयर में देयर इज नो डेफिनेटिव टेस्ट, कोई इतना डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको प्रिवेंशन इसके लिए ज़रूरी है। सो कोलैबोरेटिव केयर में यू नीड टू गो फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आप क्या करोगे? टीच रिस्क ऑफ आईवी ड्रग यूज, ठीक है। आईवी ड्रग यूज के बारे में आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है। और प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स इफ इंडिकेटेड। अब जो आईवी है वो उसको आपने इस बात से क्योंकि आपके जो मील पड़ रहे हैं बेटा, वो भी क्या होते हैं कि पेशेंट को बहुत पेनफुल हो जाते हैं, ठीक है। सेल्यूलाइटिस के भी चांसेस हो सकते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि आपने इस आईवी पेशेंट को बताना है कि आईवी का बहुत खास ख्याल रखना है, अननेसेसरली हाथ इधर उधर नहीं लाना। अगर आपको पता लगता है कि ये पेशेंट जो है वो इतना ठीक तरीके से अपना ये नहीं संभालेगा, तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्प्लिंट द पेशेंट, उसका हाथ स्प्लिंट कर देना ताकि वो अननेसेसरी मूवमेंट में बार बार अपना हाथ को ना आईवी लाइन ना खराब करे। फिर आपने उसको एंटीबायोटिक्स इफ इंडिकेटेड एंड दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, राइट। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा और वो उसका उसके मुताबिक जो बैक्टीरिया है उसके मुताबिक वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। ओके, देन सर्जरी में भी रिप्लेस डैमेज वेल्व। अब हमने देखा था बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले जाके बैठता है कहाँ पे, माइट्रल वेल्व पे जाके अपना बसेरा कर लेता है, ठीक है। अब वो जब वहाँ माइट्रल वेल्व पे बैठा है तो वो डेफिनेटली वेल्व को भी खराब करेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए सर्जरी करवाई जाती है। वो आजकल वो प्रोस्थेसिस किस्म के वेल्व बनते हैं आर्टिफिशियल, वो लोग उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी जो सर्जरी है विल बी वेल्व रिप्लेसमेंट। Here, indications for antibiotic prophylaxis to prevent endocarditis, ये prophylaxis के तौर पे दे दिया जाता है ताकि मजीद prosthetic heart valves दिए जाते हैं, procedures that involves manipulation। ये अच्छा पहले कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। prosthetic heart valves है, previous episode of infective endocarditis है, ठीक है। अनरिपेयर्ड साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट कंडीशन है, कंजेनिटल हार्ट कंडीशंस रिपेयर विद प्रोस्थेटिक मटेरियल। दीज आर द कंडीशंस जिसकी उसने इंडिकेशंस बताई हैं फॉर एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हुई हैं तो क्या है, एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, ताकि क्या होगा कि एंडोकार्डाइटिस से आप मजीद बचते रहो, ठीक है। प्रोसीजर्स में डेंटल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ जिंजिवल टिश्यू और ओरल म्यूकोसा परफोरेशन। अब यहाँ से जो बैक्टीरियाज हैं, जो आपके मुंह से जो डेंटल से जो बैक्टीरियाज हैं, अगर आपका डेंटल प्रॉब्लम है तो डू गेट इट रिपेयर्ड
ठीक है, उसको अच्छे तरीके से डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत दिखाओ, क्योंकि यहीं से बैक्टीरिया जो है वो आपके पेट में डायरेक्ट जाके होते हुए दिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब फिर अगर आपको यूरिनरी यूटीआई है तो उसकी सर्जरी ऑन एन इन्फेक्टेड यूरिनरी ट्रैक पे, ठीक है, इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज, इन आईएनडी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड टिश्यूज का अगर हुआ है तो उसके लिए भी प्रोफिलैक्सिस में तौर पे टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस, यही इन्फेक्शन है जो कि अंदर से बैक्टीरिया जाके आपके दिल तक पहुंच जाते हैं। तो अगर वो रास्ते में ही है तो वो एंटीबायोटिक से मर जाएंगे, बजाय इसके कि वो जाके आपके हार्ट को खराब करें। ठीक है, तो ये इन्होंने एक छोटा सा टेबल बताया था और ये बहुत जरूरी टेबल है, ये आपके अगर बुक्स खोलोगे तो उसमें आपको ये आराम से मिल जाएंगे। Okay, now going for the nursing care. Nursing care के लिए prioritizing nursing care. Treat infection process. ठीक है, इन्फेक्शन प्रोसेस जो भी है आपने प्रायोरिटाइज जब करना है नर्सिंग केयर में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने इन्फेक्शन को प्रोसेस को ठीक करना है। आफ्टर दिस टॉपिक, यू नो, व्हेन दिस इज फिनिश्ड, विल गो फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक हो गया? ओके, इससे पहले कि मैं भूल जाती, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि खत्म हो गया जाएगा तो फिर हम इसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ेंगे। ओके, हेल्थ मेंटेन हार्ट फंक्शन, दैट्स योर सेकंड प्रायोरिटी। अब इन्फेक्शन, आप पहले हार्ट फंक्शन को मेंटेन करोगे और इन्फेक्शन को छोड़ दोगे तो ये नहीं होगा। जब आप प्रायोरिटाइज करोगे तो इन्फेक्शन प्रोसेस को सबसे पहले ट्रीट करोगे, जब इन्फेक्शन कम होगा तो फिर आप उसका हार्ट भी ऑटोमेटिकली सीधे रास्ते पे आना शुरू हो जाएगा। देन कम्स योर प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन को प्रमोट करने के लिए यू नीड टू टीच प्रिवेंशन कंट्रोल। आप कैसे लोगों को ट्रीटमेंट प्रिवेंशन हेल्थ प्रमोट करोगे, बाय टीचिंग। ठीक है, आप अगर किसी बड़े दूसरे हॉस्पिटल्स में जाओ तो वहाँ पर ओपीडीज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वो फ्लिप कार्ड लेके खड़े होते हैं, डायरिया वोमिटिंग, अपने बच्चों की डायरिया कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको हम क्या देंगे, घर में कैसे ओआरएस बनाएंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो दैट इज ऑल्सो टीचिंग, टीचिंग अबाउट हाउ टू प्रिवेंट डायरिया। सो इसी तरीके से हार्ट को कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू टीच कि आपको जैसे दांत आपके खराब है उसको ठीक करना है, आपको कोई हल्का सा बुखार हो रहा है तो आपको अपने आप को ठीक करना है, गले में गला खराब है तो आपको क्या करना चाहिए, सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारी टीचिंग क्या कहते हैं प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है। सो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हेल्थ प्रमोट करने के लिए टीचिंग जरूरी है। एडवाइस पेशेंट एट रिस्क, हाई रिस्क टू अवॉइड बॉडी पर्सिंग। ठीक है, अब पेशेंट को भी आपने बताना है कि किसी तरीके से भी ये लोग जो टैटूज वगैरह बनाते हैं ये ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी इन्फेक्शन सारा अंदर जाता है और मतलब अगर वहाँ जख्म बन जाए तो उसी जख्म से बैक्टीरिया को रास्ता मिल जाता है अंदर दाखिल होने का। सो अपने पेशेंट को बताना है कि ये बहुत बड़ा हाई रिस्क है ना। फॉर द नर्सिंग केयर, वो तो हमारे पास था कि क्या कहते हैं नर्सिंग केयर। और अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसेसिंग। ठीक है, you need to assess for the risk factor. What are the risk factor underlying जितने भी आपके पास डिजीज आ जाते हैं, these are the risk factors। ठीक है, रिसेंट सर्जरी हुई है या आपका दांत का काम हुआ है, these are also a risk factor। आपको असेस करना है, आपको पूछना है अपने कि कभी आपके दांतों की सर्जरी हुई या आपके दांत किसी ने ठीक करवाए गए हों, जो कुछ भी है। ठीक है,
तो ये आपने मालूम करना है। देन आईवी ड्रग यूज, किस किस्म के आईवी ड्रग यूज होते रहे उनके लिए, राइट। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि आईवी वगैरह लगे हैं और फिर उसकी केयर नहीं हुई, तो उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि आपका जो एक दफा स्किन ओपन हो जाता है और वो उसकी केयर नहीं हुई, तो उसमें ये होगा कि जो जैसे लाइक यू नो आपने किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए और आपको आईवी लगी थी, आईवी लगने के बाद बहुत सारी स्वेलिंग हो गई, फिर रिमूव किया, हाथ में देखा तो सेलुलाइटिस भी था, तो ये यहाँ से एक दफा ओपन हो जाता है ना स्किन, तो यहाँ से आपके जेरासीम जाने शुरू हो जाते हैं। ओके, देन करंट साइन सिम्टम्स क्या है उसके, अभी मौजूदा आपने अगर उसका वाइटल साइन लिया तो उसके वाइटल साइन क्या थे, उसके साइन सिम्टम्स क्या थे, उसके ब्रेथ साउंड कैसा था, ठीक है, मरमर तो नहीं सुनाई दिया कोई, ठीक है, हार्ट में हार्ट को जब स्कल्टेट किया तो आपने उसके कोई मर्मर्स तो नहीं सुनाई दिए, ब्रेथ साउंड में यूरिन कम टू नो कि ब्रेथ साउंड किस किस्म का है, वीजिंग है क्या, स्नोरिंग है, किस किस्म की उसकी ब्रेथ साउंड है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस प्लानिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हाइपोथर्मिया है सपोज, तो उस हाइपोथर्मिया को आपकी प्लानिंग के शॉर्ट टर्म गोल में यू नीड टू क्या कहते हैं, सेटल डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। हाइपोथर्मिया में हमने देखा था कि उसको हाई ग्रेड फीवर है, पेशेंट को फ्लू लाइक किस्म का उसको कंडीशन है, तो आपने क्या करना है, उसको बुखार किसी तरीके से कम करना है, ठीक है, उसका बुखार कुछ कम करो। देन रिस्क फॉर इनफेक्टिव परफ्यूजन, लाइक रिव्यू योर सिस्टम, अपने उसका सिस्टम जब रिव्यू किया उसमें आपको पता लगा कि उसका जो टिश्यू है वो इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है, राइट, तो वो आप उसको ठीक करोगे। सारा कुछ डॉक्टर ऑर्डर करते हैं, आपने सिर्फ कैरी आउट करना है। फिर आपने उसके वाइटल साइंस, इनटेक आउटपुट और हाइजीन को वाइटल साइन देखो, उसके वाइटल साइन क्या कहते हैं, मॉनिटर सारे लगे होते हैं उसके ऊपर, सारे आपके पास आ रहे होते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज टू डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। इनटेक आउटपुट को तो चलो मॉनिटर में नहीं आ रहे, उसको भी आपने अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर किस तरीके कितनी अर्ली के हिसाब से डॉक्टर कह रहा है कि आपने उसको ठीक करना है, फिर उसके मुताबिक आपने उसको ठीक करना है, ठीक है, आपने रिकॉर्ड करना है अपन। हाइजीन में उसको आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाइजीन ठीक नहीं है तो बेटा फिर ये आपको पता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है, वो वहीं से कैरी होंगे। ओके नीलम बेटा, आज आप कितने दिनों के बाद कैसे आ गई, कल भी नहीं आई, एक दिन आती हो एक दिन नहीं आती हो, एक दिन आती हो एक दिन नहीं आती हो, है नीलम, आपसे बात कर रही हूँ मैं। एंड वेयर इज इफ्रा, इफ्रा आज फिर आखिर में आएगी, 4:30 बजे आके अपना अटेंडेंस लगाएगी। आपके पास 3:30 हो गए हैं, 3:30 के बाद मैं किसी का नहीं लगाऊंगी, बाकी सारे एब्सेंट लगाऊंगी। ओके, एवेल्युएटिंग में रिडक्शन इन सिम्टम्स में, तो बेटा आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप ऑन कर लो, एक कॉर्नर में बैठ के थोड़ा सा देख लो और साथ साथ ड्यूटी भी कर लो, ऐसे भी तो कर सकते हो ना। आप लोगों का इतने मोबाइल्स काम करते हैं, ये कोई एक फजूल किस्म का एक्सक्यूज है। अब बोलो मेरे पास वो डिवाइस नहीं है, डिवाइस क्यों नहीं लेके रखते हो, बस ओके ओके करते रहा करो हर दफा,
लेना पड़ना कुछ नहीं है। ओके, नाउ एवेल्युएशन में यू नीड टू रिडक्शन इन सिम्टम्स, उसके जो सिम्टम्स हाई सिम्टम्स है, फीवर है, कफ है, ये आपने उनके इनके सिम्टम्स को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, रिडक्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को, ठीक है, जो भी उसने बताया और जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया वो दोनों आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी ऑफ केयर में एजुकेशन एंड सपोर्ट थ्रू कोर्सेस, जैसे जैसे क्या कहते हैं आपका कोर्स जा रहा है उसके मुताबिक आप उसको एजुकेट करते रहो, साथ साथ बताते रहो अभी ऐसा है, ये ऐसा है, आपका बुखार कम हो गया, अब हम इसको ठीक कर रहे हैं, अब इसको हम एंटीबायोटिक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको मजीद तकलीफ ना हो, ठीक है। अगर उसकी सर्जरी होनी है उसके मुताबिक बताओ कि हम आपका जो हार्ट के वेल्स हैं वो नहीं ठीक से काम कर रहे तो ये आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा ताकि आपके हार्ट अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। यू नीड टू एजुकेट द पेशेंट अकॉर्डिंगली। इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग अनयूजुअल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, अगर किसी भी किस्म की आपको उसमें नज़र आती है, पेशेंट में तब्दीली नज़र आती है तो फिर उसको इग्नोर नहीं करना, उसको बल्कि इम्पोर्टेंस देनी है ताकि आप उसको अनयूजुअल मैनिफेस्टेशंस को रिपोर्ट कर सकें, ठीक है। सो यू नीड टू गो फॉर योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। द नेक्स्ट इज मायोकार्डाइटिस, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस हमारा खत्म हुआ, हम देखेंगे अब मायोकार्डाइटिस, राइट। मायोकार्डाइटिस में हम क्या देखेंगे, मायोकार्डाइटिस में हम देखेंगे इट इज ये भी इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट है और इट कॉजेज इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, रेडिएशन, पॉइजनिंग। एक मिनट बेटा, हेलो, कॉजेज में इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी है, रेडिएशन है, पॉइजन है, ड्रग है और बर्न है, ठीक है। सो इसके द कॉजेज फॉर मायोकार्डाइटिस में आप देख सकते हैं, कहते हैं गुड हो गया। There are also mixed nuts, sensory and motor. Percussion is the extreme muscles items. Facial renal nerve is a cardiac and also dysfunction sensory and motor. It has a taste interior between third of the tongue, facial nerve, such as the smiling, closing of eye, or form production of hair and expression stimulation. It's also function of the facial renal nerves. The vestibular pocket is the facial nerves, is a fluid sensory function, considered large, developing sense of sense and equilibrium. Moreover, the ocular branch sense of taste. Also going to ठीक हो गया, ये इनके कॉजेज है मायोकार्डाइटिस के। इन्फेक्शन हो सकता है मायोकार्डाइटिस में, इम्यूनिटी है कि रेडिएशन हो सकती है, पॉइजन्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं और इट कैन बी कॉज्ड बाय एनी बर्न।
मैनिफेस्टेशन में एसिम्प्टोमेटिक है या फिर फीवर, फटीग, मलेज, डिस्निया, ये आपको पेशेंट आपके मैनिफेस्टेशन में नजर आए। बाज़ औक़ात तो कुछ भी पता नहीं लगता कि कुछ उसको है भी है कि नहीं, ठीक है। या फिर उसको फीवर हमने देखा, इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी कार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन आ रही है, फीवर और फटीग तो कहीं भी नहीं गया। फीवर, फटीग, मलेज, डिस्निया, ये आप आंख बंद करके लिख दिया करो, ठीक है। दूसरा हार्ट फेलियर जो मैनिफेस्टेशन, हार्ट फेलियर की मैनिफेस्टेशन हमने पीछे हार्ट फेलियर पढ़ा था, उसकी आपको जो भी मैनिफेस्टेशंस नजर आती है वो उसके बीच में डाल दो। नर्सिंग केयर में आप क्या करोगे, हाउ यू डिक्रीज द मायोकार्डियल वर्क, ठीक है। मायोकार्डियल वर्क मीन्स आपकी यही एक्सरसाइजेस ही हो जाती हैं जो कि आपके दिल को और तेज कर देती हैं। तो उस तेजी को थोड़ा कम करने के लिए कोई इतना बहुत हैवी लोड काम नहीं करो। एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर टेस्ट टू डिक्रीज द एंजाइटी। पेशेंट चूंकि एंजाइटी में होता है कि उसको साथ ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिस्निया हो रहा है, फटीग हो रही है, बुखार हो रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा कुछ नहीं बनेगा, ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। पेशेंट के ज़हन में बहुत सारी बातें आती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जब आप पेशेंट को एक दफ़ा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है, टेस्ट बता देते हो कि ये बात, ये टेस्ट इसलिए किया जा रहा है और ये काम इसलिए किया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट इसलिए दी जा रही है, तो बहुत सारी एंजाइटी कम हो जाती है, ठीक हो गया। अब आता है पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। हमने एंडोकार्डाइटिस देखा, मायोकार्डाइटिस देखा, अब हम देख रहे हैं पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, द थर्ड वन इज पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस सारी क्या है, अब हार्ट की लेयर्स हैं, ठीक है। और यही हार्ट की लेयर्स जो है अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके मुताबिक वो नाम होता है। पेरिकार्डाइटिस में डैमेज टू द पेरिकार्डियल टिश्यू है, फ्लूइड जो है वो एक्सुडेट इन पेरिकार्डियल स्पेस में घुस जाता है, फिर वो अजीब किस्म के हार्ट साउंड सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल रब्स वगैरह जो भी है, ओके। देन मैनिफेस्टेशन में पेशेंट कंप्लेन करेगा चेस्ट पेन की, शार्प चेस्ट पेन की, ऐसे जैसे कोई उसके चाकू मार रहा हो उसके अंदर। सो शार्प चेस्ट पेन है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, ये ऑस्कल्टेशन में सुनाई देगा। एंड वेल ऑफ कोर्स कार्डाइटिस है तो फीवर तो कहीं भी नहीं गया, ठीक है। तो अगर आपने उसको और मजीद थोड़ा सा लंबा करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि उसके अंदर आपके पास फीवर, फटीग, मलेज एंड डिस्निया कहीं भी नहीं गया, ठीक हो गया। ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, यानी कि पेरिकार्डियल और इसके सेंट लेयर्स में क्या आ जाता है, फ्लोर आ जाता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहलाएगा। एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन इज the abnormal collection of fluid between the pericardial layers, ओके। फिर दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस में, एक तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन है, दूसरा है कार्डियल टेम्पोनेट। कार्डियल टेम्पोनेट में क्या होता है, फेटल है इफ अनट्रीटेड, ठीक है। फिशूम, पेशेंट फिशूम हो जाता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। दूसरा उसने कहा है पेरिडॉक्सल पल्सेस हैं। पेरिडॉक्सल पल्सेस कैसी होती हैं, हबीबा सो गई, टेल मी अबाउट पेरिडॉक्सल पल्सेस। पेरिडॉक्सल पल्सेस में क्या होगा, नहीं बोली ना, गायब हो गई हैं सारी।
मुझे पता है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे पता लगे आप लोग किधर हो। तंग करते हो या सबने ऐसे तंग करती है कि काम ज्यादा नहीं हमें आना। डर्माटो की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल स्पाइनल नर्व डर्माटो। तो ये तो स्किन का एक ब्रांड लगाते हैं जो बाइट आपके हाथ में शार्प या कोई तरह से क्या होता है आप सेंसिटिव आपको महसूस करेंगे। ये कहती है और Paradoxal pulses का समझ is an abnormal decrease in pulse wave amplitude जो है इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम करता है, ब्रीदिंग ओवर टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिकार्डियल ट्यूमर, पेरिकार्डाइटिस, एन्यूरिज्म एक्सेट्रा। ठीक है सर, दिस इज इसकी जो एम्पलीट्यूड है उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। ठीक है, एंड दैट इज जैसे जैसे ब्रीदिंग आपकी खराब होगी वैसे वैसे उसकी पल्सेस भी एप्टीट्यूड जो है वो उसमें फर्क आता रहेगा। ओके, देन पेरिकार्डाइटिस का कोलैबोरेटिव केयर में आप क्या करोगे? सारी क्लास किधर गायब है? अब ये 8वां बच्चा कौन है? 336 है। जमीन सहवरुज 1 2 3 4 5 6 रोनाल्ड इधर ही है, और जब मैं पूछ रही हूँ तो उस वक्त आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। कोलैबोरेटिव केयर में सेल्फ लिमिटिंग एंड विल रिजॉल्व। ठीक है, एंड उसमें एंडोकार्डियोग्राफी है, सीटी स्कैन है, आपके पास एमआरआई है, ये आप उसके सारा कुछ पहले लेबोरेटरी से आप ये सारा कलेक्ट करके फिर इसके अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को क्या करते हो, ट्रीट करते हो। ठीक है, और इसके बाद पेरिकार्डियोसेंथिसिस में पानी हमने देखा था फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है, इसके अंदर हम डॉक्टर क्या करते हैं 16 to 18 गॉज नीडल जो है वो पेरिकार्डियल सैक में इंसर्ट करके फ्लूइड रिमूव करते हैं, उससे पेशेंट की सांस भी आसान हो जाती है लेनी। मे बी डन इन एन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर कार्डियक टेम्पोनेट। अगर कार्डियक टेम्पोनेट है तो उसमें उसके लिए क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करके उसमें से सारा फ्लूइड निकाल देते हैं, और सारा तो नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा बीच में रहने देते हैं ताकि वो फ्रिक्शन रब जो है वो पेशेंट का वो क्लैप्सी ना हो जाए, तो थोड़ा सा उसमें डाल के वो रिमूव करते हैं, उससे पेशेंट की थोड़ी सी ब्रीदिंग भी बेहतर हो जाती है, और ये इमरजेंसी प्रोसीजर में भी किया जा सकता है। फिर प्रायोरिटाइज करते हैं आप नर्सिंग केयर को। ठीक है, एक एक्यूट पेन है और एक इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है। एक्यूट पेन में आप पेन स्केल देखते हो कि कौन सी स्केल पे जाके उसका पेन बढ़ता है। पेन के लिए एनेस्थेसिया काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि पेशेंट को जब इंजेक्शन या कुछ पेन किलर मिला है तो उसके बाद वो आराम से सो सके। राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न को हम क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट काउंट करो, देखो उसकी रेस्पिरेशन कैसी है, और स्पायरोमीटर उसको दिया जाता है ताकि वो उसके साथ भी उसकी एक्सरसाइज भी रहे और पता लगे कि वो कितना कहाँ तक स्पायरोमीटर का इस्तेमाल ठीक से कर सकता है। If a dyspnea is present, you need to give oxygen.
नर्सिंग केयर में आप क्या करोगे, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ऐसा ना हो कि उसका कार्डियक आउटपुट ही कम हो जाए। सो यू नीड टू टेक द वाइटल साइन, आपने प्रॉम्प्टली लेने हैं, अच्छे तरीके से लेने हैं, राइट। हार्ट साउंड्स आपने सुनने हैं उसके। हार्ट साउंड्स के लिए ज़रूरी है बेटा, व्हेन यू आर इन क्लिनिकल साइड, आप लोग जब ड्यूटीज़ कर रहे हो तो आप उस ड्यूटीज़ में डॉक्टर से ज़रूर हार्ट साउंड्स के बारे में सीखो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, आप लोग ये क्लिनिकल साइड पर ही सीख सकते हो, इधर हॉस्पिटल कॉलेज साइड पे आके नहीं सीख सकते। ठीक है, सो आप जब क्लिनिकल्स पे हो तो डू आस्क द डॉक्टर, और अगर आप पूछोगे, मेरा नहीं ख्याल कि भी डॉक्टर इनकार करेगा आपको क्या कहते हैं लेने से, बताने से कि भी आप क्या कि आप क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, सो व्हेन यू टेल देम कि वी आर डूइंग आवर स्टडीज और हमें हार्ट साउंड्स आप अगर आप सिखा दें तो वो डेफिनेटली आपको जरूर सिखाएंगे, राइट। बहुत कम होते हैं जो ना सिखाएं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि अगर आप पूछें, अच्छे तरीके से पूछें, रिस्पेक्ट करें, तो वो ज़रूर आपको सिखाएंगे। प्रिपेयर फॉर पेरिकार्डियोसेंथिसिस एज नेसेसरी। ठीक है, पेरिकार्डियोसेंथिसिस इज वो रिमूवल ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, वो जो एबनॉर्मल फ्लूइड इकट्ठा हो गया उसको सिंथेसिस कहते हैं। तो वो उसके साथ आपने चीज़ें तैयार करें, और चीज़ें तैयार करके आप देखें कि डॉक्टर किस तरीके से उसको निकालते हैं। ओके, नाउ देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, आपने उसकी जो केयर है उसकी कंटिन्यूटी के लिए स्टे ऑन मेडिकेशन, मेडिकेशन पे आप स्टे करें। मेडिकेशन को टीचिंग मेडिकेशन की किस तरीके से आपने कितनी गोली सुबह दोपहर शाम खानी है, कितनी गोली आपने सुबह शाम खानी है। ठीक है, कौन सी गोली आपने दिन में एक दफा खानी है। दिस इज ऑल समथिंग यू नीड टू टीच द पेशेंट। देन फ्लूइड इनटेक, हाउ मच शी कैन टेक, कितना एक गिलास पानी वो सुबह दोपहर शाम लेना है कि उसने इतना पानी उसने आई मीन 150 ml अगर उसने हर घंटे के बाद पीना है, या उसने 2 घंटे के बाद 100 ml पी सकती है, 50 ml पी सकती है। यू नो लाइक दिस यू नीड टू एक्सप्लेन कि डॉक्टर क्या कहते हैं और उसके मुताबिक उसने पानी पीना है। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन में हैवी किस्म की लिफ्टिंग और हैवी किस्म का रनिंग जॉगिंग करने से या जो भी है, ठीक है, ये एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन में बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शन माना है। सो ये था हमारे पास मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ द कार्डियक स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट। सो अब हम देखेंगे वेल्वुलर का। ठीक है, विल कंटिन्यू विद द वेल्वुलर। नेक्स्ट इज आर वेल्वुलर हार्ट डिजीज। ठीक हो गया। सो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक करो और मैं आप लोगों को दोबारा से मिलती हूँ। ठीक है, विद द वेल्वुलर हार्ट डिजीज।
लो जी हम आ गए, ठीक हो गया। ऑलराइट, शैल वी कंटिन्यू? हम कंटिन्यू करें? गुड हो गया। हाय हाय, एक मिनट ठहरो, बड़ी दूर से भागी 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 आ रही। ऑलराइट, रोमेटिक हार्ट डिजीज, वेलवुलर हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज मैंने पहले भी बताया था कि आप उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज को वेलवुलर हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोमेटिक फीवर की जो सबसे बड़ी निशानी वो है आपका ये जो जॉइंट पेन, ठीक है। अगर फीवर के साथ जॉइंट पेन हो रही है तो दैट्स द वेरी फर्स्ट साइन कि आपको रोमेटिक फीवर के लिए टेस्ट कराया जाए, ठीक है। सजी जी आ गए तो चलो, गुड हो गया, थैंक यू। ये ठीक हो गया। सुबह के बाल ही नहीं थे बनाए हमने, अब हमने बाल भी बना लिए, ठीक हो गया। ओके, ये भी गुड हो गया। गुड, वेरी गुड, मैं अपने आप को गुड दे रही हूँ। ओके, रोमेटिक डिजीज जो है, रोमेटिक हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। अब वेलवुलर हार्ट डिजीज में एंडोकार्डाइटिस है आफ्टर एमआई, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट एंड चेंजेस इन द स्ट्रक्चर विथ नॉर्मल एजिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। mitral stenosis, mitral stenosis, valve leaflet fuse, ठीक है। वो जो है ना हार्ट के फ्लैप्स वो लूज हो जाता है। अब डिस्निया ऑन एक्सर्शन, थोड़ा सा डीओई डिस्निया ऑन एक्सर्शन में क्या हो जाता है कि थोड़ी सी एक्सर्शन हुई है और सांस फूल गया मेरी तरह, ठीक है। पैल्पेबल थ्रिल है, palpable thrill when you put your hand or your face चेक करने लगो तो आपको एक थ्रिल मिलेगी, उसके अंदर कपकपाहट से मिलेगी। माइट्रल रिगर्जिटेशन जो है उसमें वेल्व्स जो है वो क्या होते हैं, क्लोज नहीं होते, ठीक है, दे डू नॉट क्लोज, वेल्व कूलिंग और सीगल लाइक, ठीक है। वो माइट्रल रिगर्जिटेशन में जो है ब्लड आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है इसको थ्रो करना चाहिए, ये उसमें एओर्टिक वेल्व में थ्रो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है माइट्रल वेल्व उसमें एओर्टिक में थ्रो करने उसमें भी करता है, लेकिन ज्यादातर क्या करता है ये लीफलेट उसके जो क्या कहते हैं माइट्रल वेल्व के जो ये बीच में वेल्व्स हैं ये वापस ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो इधर, ये ठीक है, ये आपका लीफलेट है, ये इफ यू सी ये माइट्रल वेल्व का जो ये जो वेल्व्स हैं इट्स सपोज्ड टू बी, एक दफा एट्रिया से ब्लड नीचे आया तो ये लीफ खुल गया, ठीक है। जैसे वो कूलिंग सारी होगी ये बंद हो गई,
ठीक है, लेकिन ये बंद नहीं होती, ये क्या करती है, वापस ऊपर चली जाती है, ये रिगर्ज कर गई, पीछे चली गई वापस, ठीक है। सो दिस इज रिगर्जिटेशन। माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, अब क्या है, वेल्व प्रोलैप्स हो गया माइट्रल वेल्व। अब अननोन कॉज बट में रिलेट टू इनहेरिटेड कोलेजन डिफेक्ट में, ठीक है। यंग वुमेन एज 14 to 30 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एओर्टिक स्टेनोसिस है। एओर्टिक स्टेनोसिस यानी कि जो एओर्टिक वेल्व की जो स्टेनोसिस हो गई है वो भी इडियोपैथिक है और कंजेनिटल भी हो सकती है और रोमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकती है। Now, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफीज क्या होते हैं कि वेंट्रिकल जो है वो बड़े हो जाते हैं। क्यों बड़े हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टेनोसिस है, ब्लड सारा वेंट्रिकल में आ रहा है और वेंट्रिकल में जगह इतनी नहीं है, तो वो मसल स्ट्रेच होने शुरू होते हैं, स्ट्रेच होते हैं और हाइपरट्रॉफी हो जाती है। एट रिस्क फॉर सडन कार्डियक डेथ, कभी कभी तो क्या हो गया कि उसकी रिस्क है कि वो कितना बर्दाश्त करेगा, ठीक है। सो क्रिच हो जाता है, बंदा ही क्रिच हो जाता है, ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी, ठीक हो गया। सो दीज आर द कॉजेज पैथो, इसमें मैनिफेस्टेशन में हमने देखा कि ये चूंकि माइट्रल वेल्व में बैक्टीरियाज जो हैं वो कहाँ जाके बैठ रहे हैं, वो जाके माइट्रल वेल्व में बैठ जाते हैं, माइट्रल वेल्व में बैठ के वहाँ पे गड़बड़ी करते रहते हैं। माइट्रल वेल्व की जो है जो वेल्व्स हैं उनको ये खराब करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसको वेल्वुलर हार्ट डिजीज करते हैं। अभी पहले तो हमने माइट्रल वेल्व देख लिया कि इसको क्या किया उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स है, एंड देन कम्स द एओर्टिक स्टेनोसिस। दीज आर द, कौन सा साइड की बात हो रही है, ये आपके लेफ्ट साइड की बात हो रही है ना। Then comes the aortic regurgitation. The fifth part is the aortic regurgitation. Same like वेल्व जो है वो बिल्कुल उसी की तरह जैसे माइट्रल वेल्व की रिगर्जिटेशन हो रही थी कि जो क्या कहते हैं ब्लड का थ्रो है, जिस तरफ को भेजा उस तरफ गया नहीं, वहां से वापस आ गया, ठीक है। सो एओर्टिक वेल्व फेल्स टू क्लोज कंप्लीटली, ताकि ब्लड वापस उसमें ना आए बल्कि एओर्टिक आर्च में जाता हुआ बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये अंदर ही अंदर खेल रहे हैं अपना। माइल्ड टू मॉडरेट, ये माइल्ड से मॉडरेट तक जा सकते हैं। पैल्पिटेशन व्हेन लाइंग फ्लैट, अगर वो सीधा होकर लेट जाए तो क्या होगा कि उनकी जो उनको पैल्पिटेशन है। व्हाट इज पैल्पिटेशन, मैंने एक दफा पहले भी आप लोगों को बताया था। व्हाट इज पैल्पिटेशन? पैल्पिटेशन इज समथिंग व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर हार्ट बीट, ठीक है। एंड देन देयर इज एंजाइना, एंड व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना इज हार्ट पेन, चेस्ट पेन, ओके। हेलो, हाँ जी, हेलो। बेटा ये पढ़ो, मैं 1 मिनट अभी आई, मुझे कॉल आई थी, मैं 1 मिनट अभी आई।
है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो, अब एयोटिक रिगर्जिटेशन में वही ठीक से वो वेल्व बंद नहीं होता, माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइना होगा उसको, अगर सीधा लेटेगा तो पाल्पिटेशन होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक हो गया। ये इसको अगर आप गौर से देखो तो ये आपको ये होल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये होल जो है क्या हो गया, स्टेनोस्ड हो गया। ये आपका सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, ठीक है, एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज में वेन में गया, ठीक है, राइट लेफ्ट, वहां से जब ये वापस आया तो राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आया तो ये माइट्रल स्टेनोसिस है, आर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारी कूलिंग हो रही है, और अगर यहाँ पे स्टेनोसिस है तो ये बैकफ्लो हो गया, वापस चला गया ब्लड। ठीक है, ये यहाँ से पीछे से आया और ये वापस चला गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका वेल्व जो है वो स्टेनोस्ड है, राइट। अब यहाँ पे देखो माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में ये जो वेल्व है ये वापस ऊपर को, खून जो है इसमें आके वापस ऊपर को चला गया, राइट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो पीछे पल्मोनरी आर्टरीज में भी, वेन्स में पीछे बैकफ्लो कर जाता है, सारा कुछ बैकफ्लो हो रहा है। ये एयोटिक स्टेनोसिस, ये आप इस एयोटिक ये वेल्व देख सकते हो, यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एयोटिक वेल्व के थ्रू आर्च ऑफ एयोटा में जाना चाहिए, लेकिन ब्लड कम जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो वेल्व है वो स्टेनोस्ड है। एयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या हुआ, ये फ्लैप जो है देखो ऊपर की तरफ वापस जा रहा है, ठीक है, सो इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ से माइट्रल से ये माइट्रल वेल्व से ब्लड अंदर आया, अंदर से वो वापस जब इसने थ्रो किया एयोटा में, तो एयोटा का जो वेल्व है वो स्टेनोस्ड है,
सो वो ब्लड जो है फेंका और वो ब्लड वापस आ गया, बजाय इसके कि वो आगे जाता ज्यादा, तो थोड़ा ब्लड आगे गया। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप मर्मर ईस्टी माइट्रल स्टेनोसिस, टाइमिंग उसका डायस्टली, लोकेशन एपेक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको सुनाई देगा, और मिड क्लेविकल लाइन में, ठीक है। मिड क्लेविकल लाइन आपका क्लेविकल है, उसके मिड को आप पकड़ लो और उसकी सीध में चले आओ, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, S2 S1 में कंटिन्यूअस रंबल, इंक्रीजिंग टूवर्ड एंड डायस्टोलिक, ये रंबल साउंड है, ठीक है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में, सिस्टोलिक में आपको एपेक्स, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आप इसके साउंड का ये पैटर्न देख सकते हो, कंटिन्यू थ्रू आउट सिस्टोलिक, हॉलिस्टोलिक, हॉलिस्टोलिक सारी तरफ आपको सुनाई दे रहा है, उसका मरमरिंग जो है ना साउंड, वो आपको काफी दूर तक, काफी देर तक आपको उसको सुनने को मिलेगा, काफी एरिया तक आपको सुनने को मिलेगा, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन अर्ली सिस्टोलिक है, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक है, एंड 1/3 इंटरकोस्टल लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपको मिलेगा, और इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इसके साउंड का पैटर्न ये होगा, और डिसेंडेड, क्या लिखा हुआ है, डिक्रिसेंडो कंटिन्यूअस है, पता नहीं कौन सा कंटिन्यूअस है। अब इसकी कोलैबोरेशन में आप क्या करोगे, लुबाना आ गई है, okay. आज डेट हो गई है 08 DECEMBER, दिसंबर की स्पेलिंग ठीक बोली मैं, 20 डे आज ट्यूसडे, सब्जेक्ट है ICU, 3 to 5, ओके। आसमा प्रेजेंट है, आपदा नहीं आई ना, हबीबा प्रेजेंट है, इफ्रा नहीं आई, जूलियस आके चला गया अटेंडेंस लगा के, लुबाना, नीलम, रोनल्ड, सादिया कोई नहीं आई, सहर अरूज आई है, सहर जमाल, अरूज तो आई, अरूज नहीं आई, आइए, अरूज आई है और जमाल भी आई है, सो 1 2 4 6 8 9 10 11, गुड हो गया, देखा। सो आगे देखें, डायग्नोसिस में आप उसका इकोकार्डियोग्राम कराओगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन कराओगे, और प्रोफिलेक्टिक में मेडिकेशन दोगे, राइट। ओके, परक्यूटेनियस बैलून वेल्वोप्लास्टी, ठीक है, नर्सिंग केयर सिमिलर टू दैट ऑफ पेशेंट विद परक्यूटेनियस कोरोनरी रिवेस्कुलराइजेशन, हमने इसको देख लिया था कि हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिकार्डियल ट्यूमर, पेरिकार्डाइटिस, एन्यूरिज्म, कहाँ है, हम यहाँ है, ठीक हो गया। ये उसका वेल्वोप्लास्टी करवाते हैं,
वेल्वोप्लास्टी में क्या करते हैं बोले, बैलून वेल्वोप्लास्टी में उसके स्टीनोसिस को खोल देते हैं, ठीक है। रिसेक्शन करते हैं, उसको दोबारा से ठीक करते हैं, वेल्व को रिप्लेस कर देते हैं, वेल्वोप्लास्टी कर देते हैं। ये उसकी सर्जरी है। ये बैलून वेल्वोप्लास्टी में क्या करते हैं, द बैलून कैथेटर इज पोजीशनड अक्रॉस द स्टीनोज्ड वेल्व के अंदर डाल दिया जाता है, ये वाइट एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एंड द बलून इज देन इन्फ्लेटेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द वेल्व ओपनिंग। जो स्टीनोज्ड मैं बता रही थी कि वो जो है ना, पहले कैथेटर पास करते हैं, फिर उसमें बैलून इन्फ्लेट करते हैं ताकि वो स्टीनोसिस जो है उसको खोल दिया जाए, उसको खोल देते हैं और उसके मुताबिक फिर वो यानी कि जो स्टीनोज्ड वेल्व है वो खुला रह जाता है उसमें। ओके, प्रायोरिटाइज कैसे करोगे नर्सिंग केयर को, डिसीड आपने उसका कार्डियक आउटपुट को कम करना है। उसके लिए आपको देखना है, वाइटल साइन देखने हैं, हेमोडायनामिक मेजरिंग करनी है। आपने क्या दिया है, कार्डियक आउटपुट एवरी 8 आवर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आई इनटेक आउटपुट आप चेक करोगे। क्या मैम जी? ठीक है। Cardiac output is the volume of blood that heart pumps per minute. Cardiac output is equivalent to the stroke volume into heart rate. Stroke volume is determined by preload contractility and outflow.
हमारे एग्जाम्स कहाँ होंगे अभी तो फिलहाल पता नहीं, तब तक हो सकता है कोरोना खत्म हो जाए। ठीक हो गया, कोरोना को खत्म होने देना तो तुम्हारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे, तब मैं यहाँ नहीं होंगी, मैं नहीं बनाऊंगी आपके पेपर, आपका पेपर कोई और बनाएगा। बच्ची जी मैं नहीं बनाऊंगी। इधर है एग्जाम्पल के साथ ही से हाँ वेरी गुड हो गया। खुश हो, मैं नहीं बनाऊंगी तुम्हारे पेपर, तुम लोग भी खुश रहो, मैं भी खुश रहती हूँ। मैं ना वो क्या ना ठहरो, किधर है, चलो 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 चलो। इतना कुछ है ये, गॉट इट। ओके गुड हो गया। ओहो ठीक हो गया। ओके किधर हो, इधर हो। ओके प्रायोरिटाइज करोगे आप उसके सबसे पहले कार्डियक आउटपुट को, और कार्डियक आउटपुट का मैंने आपको यहाँ पे बहुत कुछ बता दिया लिख के, ठीक है पढ़ते रहो। देन हेमोडायनेमिक मेजर्स हैं, कार्डियक आउटपुट एवरी 8 आवर्स है, इनटेक आउटपुट है, डेली वेट है, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। नर्सिंग केयर के सेकंड पॉइंट है उसका, प्रायोरिटाइज करोगे नर्सिंग केयर को, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एवेल्युएट हेड ऑफ द बेड, सर को ऊपर करके रखो, ठीक। नीचे लिटाओगे तो फिर क्या होगा, पल्पिटेशन होगा। ओके ऑक्सीजन आपने देनी है ताकि उसकी जिस्मिया ठीक रहे, उसकी ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे, और उसका मेडिकेशन आपने अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर जो भी मिल रहे हैं वो आपने उसको देने हैं। एक्टिविटीज इंटॉलरेंस में आपने उसके वाइटल साइंस देखने हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज एक्टिविटी है, यानी कि आज उठ के बैठे हैं, कल उठ के खड़े होंगे, कुर्सी तक बैठेंगे, फिर उठेंगे, बाथरूम तक जाएंगे, फिर उठेंगे, कमरे तक आएंगे, कमरे में चहलकदमी करके थोड़ा सा बरामदे से होके वापस आएंगे, थोड़ा सा बरामदे से घुमा के, तो फिर नेक्स्ट टाइम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्टिविटी बढ़ाएंगे। असिस्ट एज नीडेड बहुत ज़रूरी है, पेशेंट टेपड़ास ना हो जाए, नीचे इधर उधर ना गिरता फिरे, तो ज़रूरी है आपने क्या करना है, पेशेंट को अपने साथ, उसके साथ साथ किसी को ज़रूर साथ होना ज़रूरी है। मेरे नाखूनों में से छिलतर उतरते जा रही हैं और मुझे चोट लग जाएगी, देखना मैं जिस तरीके से खींच रही हूँ। ओके
मैनेजिंग नर्सिंग केयर में एज अप्रोप्रिएट, जैसे आप अप्रोप्रिएट समझते हैं। Then comes continuity of care. हम खुश नहीं है मैम जी, झूठी, बिल्कुल झूठी। बहुत खुश है, अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे, अच्छा है, लेकिन वाकई अच्छे बच्चे हो, मुझे याद आ गया। रोनल भी याद आएगा, बेशक ये नहीं था क्लास में, चलो कोई बात नहीं, उसकी भी मजबूरी है। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ केयर में आपने रोमेटिक फीवर से उसको बचा के रखना है, यानी कि उसके हार्ट पाँव में दर्द देना शुरू हो जाए जॉइंट्स में, ठीक है जी मैम। वी आर नॉट हैप्पी। सन की मैडम ने कहा मुझे यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसा माहौल यहाँ पर है मुझे कहीं भी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, and I'm so happy। अच्छा चलो, देन एक्सप्लेन ऑल टेस्ट एंड प्रोसीजर्स, सारे पेशेंट को बताने ज़रूरी है। आपने उसको डाइट के बारे में बताना है, आपने उसको मेडिकेशन के बारे में बताना है, आपने पेशेंट को रेस्ट करने के बारे में बताना है, आपने एवेल्युएट करना है उसके डीमा को 1+2+3+ डीमा, ठीक है। सो ये आपने उसका देख के सारा कुछ आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, वरना फायदा कोई नहीं। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स फिलिंग एंड आउटपुट, ठीक है, कार्डिक का अंदर कार्डिक की फिलिंग, कार्डिक का आउटपुट, ये सारा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, ठीक है। ऑफन लीड्स टू हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी जो है वो अमूमन क्या करता है, उसको इट लीड्स टू हार्ट फेलियर, कॉज ऑफन अननोन है उसका, ठीक है, इसकी जो कॉज है वो बिल्कुल भी अननोन है। कैटेगराइज करेंगे बाय द इफेक्ट ऑन द हार्ट, डायलेटेड, जो कैटेगराइज करेंगे बाय द इफेक्ट ऑफ द हार्ट में कैसे करेंगे, उसकी डायलिटेशन है, उसकी हाइपोट्रोफिक है, उसकी रिस्ट्रिक्टिव है, ये सारी चीजें जो है वो उसको आपको उससे पता लग जाएगा, ठीक है। Here, classification and characteristics of cardiomyopathy, classification में dilated है, hypertrophic है और restricted है। Now look at this. Ventricles dilated है, ventricular contraction is impaired, ठीक है, वेंट्रिकल की जो S1 डिसरिथमिया, उसकी मैनिफेस्टेशन में देयर इज हार्ट फेलियर, कार्डियोमेगाली, आप हार्ट देखो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, एंड देन देयर इज डिसरिथमिया होगा, एंड S3 एंड S4 हर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन पे सुनाई देगा, ठीक है। देन हाइपोट्रोफी में आप देख सकते हो उसके मसल्स को, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी, इसकी जो ये आपको उसका डायलेटेड वेंट्रिकल्स, फर्स्ट पे डायलेटेड वेंट्रिकल्स नजर आ रहा है। हाइपोट्रोफी में लुक एट द मसल्स कितने हाइपोट्रोफिक हैं, ठीक है, इंटरफेयर्स विद द फिलिंग। अब ये इतनी जगह मसल्स ने घेर ली है तो ये बेचारी की फिलिंग कहाँ जाएगी, वो सुकड़ के ही रह गया, ठीक हो गया। देन इसकी मैनिफेस्टेशन में आपको डिस्निया, जैनल पेन, सिनकोप और डिसरिथमिया मिलेगा। सो इसका मतलब है आपको डिसरिथमिया जो है वो डायलेटेड में भी मिलेगा और हाइपरट्रॉफी में भी मिलेगा, राइट, ठीक हो गया। डिसरिथमिया आपको इन दो में मिल रहा है। हार्ट फेलियर, कार्डियोमेगाली सिर्फ डायलेटेड में मिल रहा है, और हार्ट फेलियर डिस्निया आपको मिल रहा है
हाइपोट्रोफिक में और रिस्ट्रिक्टिव में, राइट। हार्ट फेलियर आपको मिल रहा है डायलेटेड में और रिस्ट्रिक्टिव में हार्ट फेलियर मिल रहा है। देखो ऐसे याद करो, S3 and S4 on heart auscultation and S3 and S4 heart auscultation में भी आपको ये सुनाई देगा बहुत सारा। Rigidity of ventricular walls interferes with the filling, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो इतना रिजिड हो गया है कि ये इनको वेंट्रिकल्स को डायलेट होने में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ये ना डायलेट होता है तो बस थोड़ा सा जितना ये है बस इतना ही डायलेट रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से इसके मसल सारे रिजिड से हो गए हैं, राइट। इसमें आपको डिस्नी और एक्सर्शन मिलेगा, फटीग है, हार्ट फेलियर है। और S3 S4 में आपको ऑस्कल्टेशन में क्या कुछ सुनने को मिलेगा ये डॉक्टर से पूछना। लेकिन ये जो स्लाइड है आपके पास कार्डियोमायोपैथी की पूरी कंप्लीट स्लाइड है, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। क्लासिफिकेशन, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक एंड रिस्ट्रिक्टिव, और इसके अंदर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन और मैनिफेस्टेशन दोनों मिल रही हैं। कार्डियोमायोपैथी की मेडिकल मैनेजमेंट में पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं, डाइजोक्सिन दिया जाएगा एंड सिंपैथियोमेट्रिक एजेंट जिसमें आपको डोपामिन देना है, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ एब्डोमिनल पेन, रैश और बर्निंग, यानी कि बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट को, अंदर पाँव बड़बड़ रहे होते हैं, नहीं चेस्ट पेन में चेस्ट बर्निंग फील होती है, जैसे बदहजमी हो जाती है ना, ऐसी फील होती है। AC इनहिबिटर्स है, डायरेटिक्स है, ठीक है। और आपको पता है डायरेटिक्स में एब्डोमिनल पेन, जॉइंटस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ब्लड प्रेशर चेंजेस, ये सब कुछ आ रहा होता है। और AC ये आपको पता है क्या है, इसमें चेंजेस में चेंज पोजीशन स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता इसका, एंड रिपोर्ट ब्रूजिंग और वेट गेन, जो भी है आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। मिनिमाइज द हार्ट फेलियर, ट्रीट द डिसरिथमियाज, प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ। और सर्जरी में आपने ट्रांसप्लांट करना है फॉर डायलेटेड फॉर्म में, रिसेक्शन फॉर द हाइपरट्रोफिक फॉर्म में, and focus on self measures and education. So this was all about cardiomyopathy and this is all about, and मैं अब बंद करूंगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे what is this, we'll study about the infection control, ठीक है। कल हम इन्फेक्शन कंट्रोल को देखेंगे और विल कंटिन्यू। इसको हम इधर रखेंगे ताकि हम कल दोबारा से इसकी अटेंडेंस लगा सके। और फिर हम क्या बताएं आपको, यही कि हम अब बंद कर रहे हैं इसको, अभी नहीं बंद करते, 5 बजे बंद करेंगे, भी बंद टाइम है। ठीक हो गया, आवाज बंद करो।